सोच के देखिए, एक ऐसे बादशाह के बारे में जिसकी कहानी डर और डिसिप्लिन दोनों से लिखी गई हो। एक ऐसी सल्तनत जहां कहते हैं कि उसकी इजाजत के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता था। चलिए, आज इसी दिलचस्प कहानी को समझते हैं। ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना। लेकिन अगर अलाउद्दीन खिलजी के बेरहम स्वभाव को समझना है तो बस उसका ये एक कानून ही काफी था। और ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि उसकी सल्तनत की एक, आप कह सकते हैं, डरावनी हकीकत थी। मालूम ये था कि उसके मंत्री तक अपने घरों में फुसफुसाकर बात करने से डरते थे। उन्हें लगता था कि खिलजी के पास कोई जिन्न है जो उसे पल पल की खबर देता है, और यही खौफ उसकी बेमिसाल हुकूमत की नींव बन गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये शख्स इस मुकाम तक पहुंचा कैसे? चलिए, इस कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं और जानते हैं कि इस लेजेंड के पीछे का इंसान आखिर था कौन। तो देखिए, अलाउद्दीन की शुरुआत सल्तनत के काफ़ी नज़दीक से हुई थी। वो उस वक्त के सुल्तान जलालुद्दीन का भतीजा था, जिसे सुल्तान ने ही बिल्कुल एक बेटे की तरह पाला पोसा था। और यही करीबी रिश्ता आगे चलकर सबसे बड़े धोखे की वजह बनने वाला था। अब यहाँ कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। सल्तनत के इतने करीब होने के बावजूद घर में उसकी कोई इज्जत नहीं थी। उसकी अपनी बीवी, जो सुल्तान की बेटी थी, उसे हर वक्त नीचा दिखाती थी। कहते हैं यही बेइज्जती उसकी सत्ता की भूख का सबसे बड़ा कारण बनी। और इसके बाद देखिए उसने क्या किया। एक मामूली कमांडर के तौर पर आर्मी ज्वाइन की, लेकिन जब कारा के गवर्नर ने बगावत कर दी तो अलाउद्दीन ने जंग में ऐसी बहादुरी दिखाई कि सुल्तान ने खुश होकर उसे ही कारा का गवर्नर बना दिया। ये उसकी असली ताकत की पहली सीढ़ी थी। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही ड्रामेटिक मोड़ लेती है, जहां एम्बिशन धोखे में बदल जाता है और खिलजी दिल्ली के तख्त पर अपनी नजरें गड़ा देता है। हुआ ये कि सुल्तान को खबर मिली कि अलाउद्दीन ने उसकी इजाजत के बिना एक सूबे पर हमला करके ढेर सारा सोना जीत लिया है। सुल्तान गुस्से में एक बड़ी फौज लेकर कारा पहुंचा, लेकिन खिलजी के भाई ने उसे मना लिया कि अलाउद्दीन बहुत शर्मिंदा है और अकेले मिलना चाहता है। जैसे ही सुल्तान उससे मिलने के लिए नाव में पहुंचा, अलाउद्दीन उसके पैरों में गिर गया। सुल्तान ने उसे उठाया और गले लगा लिया, और बस यही इशारा था। जख्मी सुल्तान ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे मार दिया गया। पर यहाँ सबसे अहम बात यह है कि खिलजी ने सिर्फ कत्ल नहीं किया, उसने लोगों में खौफ फैलाने के लिए सुल्तान का कटा हुआ सर एक भाले पर लगाकर पूरे इलाके में घुमाया। ये एक साइकोलॉजिकल वॉर था। लेकिन दिल्ली पर कब्जा करना अब भी आसान नहीं था। तो खिलजी ने एक ऐसी तरकीब अपनाई जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने तोपों में सोने के सिक्के भरकर दिल्ली की तरफ दागना शुरू कर दिया। कहते हैं उस दिन दिल्ली में सचमुच सोने की बारिश हुई और लोग अपने मारे गए सुल्तान का गम भूलकर नए सुल्तान के साथ हो गए। तो अब अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान तो बन गया था, लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर मंगोल तेजी से हिंदुस्तान की तरफ बढ़ रही थी। तो मैदान में दो बिल्कुल अलग ताकतें आमने सामने थीं। एक तरफ थी खिलजी की प्रोफेशनल आर्मी, जो तनख्वाह और अपने राज्य के लिए लड़ती थी, और दूसरी तरफ थी मंगोलों की खूंखार फौज, जिनका मकसद था लूटपाट और जीत के बाद खोपड़ियों की मीनार बनाना। मुकाबला वाकई टक्कर का था। और इस जबरदस्त चैलेंज से निपटने के लिए खिलजी ने जो किया वो कमाल का था। उसने भारत की पहली परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी बनाई, फौजियों को कैश सैलरी देना शुरू किया, भर्ती मेरिट पर होने लगी। यहां तक कि हर सैनिक का हुलिया लिखा जाता था और घोड़ों पर ब्रांड किया जाता था, जैसे आजकल लाइसेंस प्लेट होती है, ताकि कोई भ्रष्टाचार ना हो। इन्हीं रिफॉर्म्स की वजह से उसकी फौज 5 लाख सैनिकों तक पहुंच गई। और फिर जंग शुरू हुई। खिलजी का सबसे बहादुर जनरल जफर खान मंगोलों पर शेर की तरह टूट पड़ा और उन्हें पीछे धकेलने लगा। लेकिन ये मंगोलों की एक चाल थी। जफर खान अपनी मेन आर्मी से बहुत दूर निकल आया और चारों तरफ से घेर गया। अब सबकी निगाहें खिलजी पर थीं। क्या वो अपने सबसे काबिल जनरल को बचाने के लिए फौज भेजेगा? खिलजी का जवाब दिल दहला देने वाला था। उसने मदद भेजने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, जो मेरे हुक्म के बिना काम करे मैं उसकी मदद नहीं करता, भले ही वो मेरा सबसे अच्छा जनरल क्यों न हो। जफर खान समझ गया कि अब उसे कोई बचाने नहीं आएगा। उसने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई की और लड़ते लड़ते शहीद हो गया। लेकिन उसकी बहादुरी ने मंगोलों को इतना नुकसान पहुंचाया कि उनकी सेना जंग छोड़कर वापस चली गई। मंगोल फिलहाल के लिए तो चले गए थे, लेकिन खिलजी जानता था कि वो वापस जरूर आएंगे।
और उनका सामना करने के लिए उसे एक ऐसी बड़ी परमानेंट आर्मी चाहिए थी जिसका खर्च सल्तनत उठा सके। और इसी चैलेंज ने उसके सबसे रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स को जन्म दिया। खिलजी ने घोड़े से लेकर सुई तक हर एक चीज की कीमत फिक्स कर दी। उसने सरकारी गोदाम बनवाए और साफ हुक्म दे दिया कि कोई भी ट्रेडर सामान जमा नहीं कर सकता। नतीजा, चीजें इतनी सस्ती हो गईं कि न सिर्फ एक आम सैनिक बल्कि आम नागरिक भी आराम की जिंदगी गुजारने लगे। पर सवाल यह है कि इस सिस्टम को लागू कैसे किया गया। यहां खिलजी ने, आप कह सकते हैं, इंडिया की पहली इंटेलिजेंस एजेंसी बनाई। हर मार्केट में एक कंट्रोलर, उस पर नजर रखने के लिए एक इंटेलिजेंस ऑफिसर और उन दोनों पर नजर रखने के लिए एक गुप्त जासूस, और सारी रिपोर्ट्स सीधे सुल्तान तक पहुंचती थीं। और इस खौफ का असर ये हुआ कि व्यापारी कम तौलने के बजाय लोगों को ज्यादा सामान देने लगे, इस डर से कि कहीं गलती से कम ना हो जाए। आम लोगों ने ऐसी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पहले कभी नहीं देखी थी। कहते हैं कुछ ही वक्त में दिल्ली के लोग जैसे भूल ही गए कि महंगाई नाम की कोई चीज भी होती है। तो खिलजी ने सेना और बाजार दोनों पर तो काबू पा लिया था, लेकिन अब उसे सल्तनत के अंदर के दुश्मनों को खत्म करना था। और इसके लिए उसने अपने कंट्रोल के तरीकों को एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा दिया। जब डाकुओं ने व्यापारियों को लूटना शुरू किया तो खिलजी ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि जंगल ही काट दो ताकि कोई छिप ना सके। करीब 3000 डाकू पकड़े गए, उनके सर काट दिए गए और उनकी लाशों को सड़कों पर लटका दिया गया। मकसद साफ था, बाकी क्रिमिनल्स के दिलों में दहशत बैठ जाए और सल्तनत के रास्ते आम मुसाफिरों के लिए महफूज हो जाएं। इसके बाद उसने बगावत की जड़ पर हमला किया। उसने पता लगवाया कि लोग साजिशें आखिर करते कहाँ हैं। जवाब मिला शराब की महफिलों में और अमीर घरानों की शादियों में। खिलजी ने फौरन पूरे देश में शराब पर पाबंदी लगा दी और हुक्म जारी किया कि उसकी इजाजत के बिना कोई अमीर परिवार ना तो कोई दावत रखेगा ना कोई शादी करेगा। और यहां से उसने अपने जासूसों का जाल इतना फैला दिया कि लोगों के घरों के अंदर की बातें भी उस तक पहुंचने लगी। उसका कंट्रोल इतना टोटल, इतना पक्का हो गया था कि ये कहावत मशहूर हो गई कि सल्तनत में सुल्तान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो आखिर अलाउद्दीन खिलजी था कौन? एक जालिम जिसने अपने ही चाचा को धोखा दिया, या एक विजनरी शासक जिसने हिंदुस्तान को मंगोलों से बचाया और महंगाई को जड़ से खत्म कर दिया? वो एक रक्षक था, एक राक्षस या एक जीनियस? इसका फैसला शायद इतिहास आज भी कर रहा है।